गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी कैफे। दोस्तों मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल विद्यार्थी कैफे पर। दोस्तों मैंने चैनल का नाम बदल दिया, ज्ञानम कैसे क्या क्लासेस से अभी विद्यार्थी कैफे इसका नाम कर दिया गया है। तो आप लोग जब भी किसी को रिकमेंड करें या सर्च करें तो विद्यार्थी कैफे सर्च करेंगे। ओके, साथ ही आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। ठीक है, तो वाच्य जो है, वाच्य क्या होता है, कितने भेद होते हैं वाच्य के, कितने जो है भेद होते हैं और किस किस तरह से वाच्य के प्रश्न बनते हैं, वाच्य परिवर्तन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। वाच्य की बात करूँ तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 4 अंक के प्रश्न जो है वाच्य संबंधी टॉपिक से आते हैं। क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए 4 अंक के प्रश्न, तो आप लोग अगर अच्छे से समझेंगे तो आराम से आपके 4 अंक कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग आराम से सही करके आ जाएंगे। तो जानते हैं वाच्य क्या होता है, कितने भेद होते हैं इसके, कैसे पहचानेंगे कि वाच्य कौन सा है और कैसे वाच्य परिवर्तन करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे एक एक करके। चलते हैं आगे। सबसे पहली बात, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य क्या होता है। अगर ये पूछा जाए तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि उसका संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, उसे हम लोग वाच्य कहते हैं। यानी कि जिससे पता चले हमको कि क्रिया जो है कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसे हम लोग वाच्य कहेंगे। आगे चलते हैं। कितने प्रकार का होता है वाच्य, तो वाच्य जो है 3 प्रकार का होता है, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। ठीक, तो आपके एक प्रश्न ये बन गया कि वाच्य कितने प्रकार का होता है बताइए। तो 3 प्रकार का होता है, कौन कौन से, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। फिर आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई कर्तरी वाच्य में किस, यानी कि कर्ता की प्रधानता किस में होती है, तो कर्तरी वाच्य में होती है। कर्म वाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो भाई कर्म की होती है, नाम से स्पष्ट है। भाव वाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो भाव की होती है। दोनों तरीके से पूछ सकता है कि भाई कर्तरी वाच्य में किसकी प्रधानता होगी, तो कर्ता की होगी। ये भी पूछ सकता है कर्ता की प्रधानता किस में होती है, तो कर्तरी वाच्य में होती है। कर्म वाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्म की होती है ना। और कर्म की प्रधानता किस में होती है, तो कर्म वाच्य में होती है। भाव की प्रधानता किस में, भाव वाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो भाव की होती है। और भाव की प्रधानता किस में होती है, तो भाव वाच्य में होती है। ठीक, तो 3 प्रश्न बन गए आपके। पहला तो ये हो गया भाई वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, नाम आपको लिखे हुए देख रहे होंगे। ओके, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। फिर हो गया ये कि भाई कर्तरी वाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की। इसका उल्टा प्रश्न, कर्ता की प्रधानता किस में होती है, कर्तरी वाच्य में। कर्म वाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की। कर्म की प्रधानता किस में होती है, कर्म वाच्य में, है ना। उसी प्रकार से भाव की प्रधानता किस में होती है, भाव वाच्य में। भाव वाच्य में किसकी प्रधानता होती है, भाव की, है ना। कैसे भी पूछे आप लोग आराम से बता सकते हो। तो उसको इसके नाम से स्पष्ट, अगर आपको नाम याद है तो आप प्रश्न आपको कैसे भी पूछे आप लोग आराम से उत्तर दे सकते हैं। चलते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्तरी वाच्य में क्या होता है। ठीक, कैसे पहचानेंगे कि भाई कर्तरी वाच्य है कि नहीं है। ओके, देख लेते हैं। कर्तरी वाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार होता है। इसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। मतलब वाक्य में जो है ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऐसी क्रिया भी हो जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को लेती है, और ऐसी भी होती है जिस क्रिया से जो है कि जो क्रिया अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। यानी वाक्य में कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों टाइप की क्रियाएं जो है इसमें होती है, प्रयोग होता है कहने का मतलब। ओके, तो देख लेते हैं कि भाई कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ वाक्य जो है कर्तरी वाच्य है। ठीक, तो कर्तरी वाच्य को पहचानने के लिए क्या करेंगे, इसमें ध्यान रखना कर्ता जो है कर्तरी वाच्य में जो कर्ता है वो विभक्ति रहित होता है। विभक्ति रहित मतलब आपको पता है ना कि भाई विभक्तियों के अनुसार जो है कारक आपने याद कर रखे होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा जो भी है, तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, विभक्ति रहित मतलब कर्ता के बाद विभक्ति का चिन्ह नहीं लगा हुआ होगा। जो कारक चिन्ह होता है ना, वो ज़्यादातर सेंटेंस में आपको चिन्ह नहीं लगा हुआ दिखता है, और अगर होता है तो भी केवल ने चिन्ह दिखता है ना। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है, कर्ता ने, है ना। तो या तो कोई चिन्ह नहीं होगा कर्ता के बाद, और अगर होगा तो केवल ने चिन्ह लगा हुआ होगा। ठीक है, जैसे मोहन फल खाता है, अब इसमें कर्ता कौन है, मोहन है। अगर किसी को कर्ता पता करना है, ठीक, तो क्रिया को पूछ लो कौन या किसने। कौन या किसने का उत्तर आपका हमेशा कर्ता होगा।
और कर्ता जो है हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होती है, यानी कि कोई संज्ञा या सर्वनाम होता है हमेशा, ठीक है। तो आप क्रिया से पूछ लो कौन या किसने, जो उत्तर आएगा वो आपका कर्ता होगा। कौन खाता है भाई? मोहन खाता है, तो मोहन क्या हो गया? आपका कर्ता हो गया, ठीक। क्या कर्ता के बाद में कोई चिन्ह लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये कौन सा वाच्य हो गया? कर्तरी वाच्य हो गया। क्यों? क्योंकि कर्ता के बाद अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ हो, विभक्ति चिन्ह ना हो, या फिर अगर हो तो भी अगर केवल ने चिन्ह हो, तो वहाँ पर कर्तरी वाच्य होता है। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर कर्तरी वाच्य है। जैसे लिखा हुआ है सूर्य चमक रहा है, तो सूर्य के बाद में कोई चिन्ह लगा हुआ है क्या? अब पहले तो पता कर लो भाई कर्ता है कि नहीं। कौन चमक रहा है? सूर्य चमक रहा है, तो सूर्य के बाद कोई चिन्ह लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है, मतलब कर्ता आपका विभक्ति रहित है। तो कौन सा वाच्य हो गया? कर्तरी वाच्य हो गया, ठीक। आगे देखो लिखा हुआ है रोहन पुस्तकें खरीद रहा है। कौन पुस्तकें खरीद रहा है भाई? रोहन खरीद रहा है ना। यहाँ पर भी आपके कौन हो गया? कर्तरी वाच्य। क्यों? क्योंकि कर्ता के बाद कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। लास्ट वाला एग्जाम्पल देखो, राम ने निबंध लिखा। अब इसमें देखो ने चिन्ह लगा हुआ है, मैंने पूछ लिया किसने निबंध लिखा, ठीक है, उत्तर आ गया राम ने। अब यहाँ देखो चिन्ह लगा हुआ है साहब, तो चिन्ह लगा हुआ है, तो कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? ने लगा हुआ है। ने चिन्ह तो कर्ता का ही होता है, तो यहाँ तो कोई चिन्ह ना हो या फिर केवल ने चिन्ह लगा हुआ हो, तो वहाँ पर कर्तरी वाच्य होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक। तो यहाँ पर भी कौन सा वाच्य है? कर्तरी वाच्य है। एक बात तो क्लियर हो गई कि कर्ता के बाद अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ हो, और अगर लगा हुआ हो तो केवल ने चिन्ह लगा हुआ हो, वहाँ पर कर्तरी वाच्य होता है, ठीक। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब थोड़ा और जानने की बात कोशिश कर लेते हैं कि भाई हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, क्या वास्तव में हमारा उत्तर सही है? तो एक बार क्रॉस टैली और करेंगे, वो कैसे करनी है वो भी देखेंगे। ओके, इंक क्लियर कर रहा हूँ मैं। ओके, लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था कर्तरी वाच्य में क्या होता है? क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है और क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार होता है। चलो इस तरीके से तो हमने जान लिया कि भाई कर्ता विभक्ति रहित होता है और उसमें अगर लगी हो तो केवल ने चिन्ह लगा हुआ होना चाहिए। अच्छा, यहाँ हम लोगों का ये लिखा हुआ है ना, ये बात भी जान लेते हैं, क्या क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार है? तो हम लोग देख लेते हैं, लिखा हुआ है मोहन फल खाता है। ओके, तो भाई कर्ता एक वचन का है, यानी कि मोहन एक ही है, तो क्रिया भी एक वचन की है, मतलब कर्ता का वचन जो है क्रिया का वचन जो है कर्ता के अनुसार ही है। अगर मैं यहाँ, और लिंग भी क्रिया के अनुसार ही है ना, मोहन है इसलिए खाता है लिखा हुआ, मतलब देख लो यहाँ अगर मोहन की जगह मैं सीता कर लेता तो क्या बनता वाक्य? सीता फल खाता है बनता, बिल्कुल रॉन्ग। तो हमारा वाक्य बनता सीता फल खाती है। अब देखो कर्ता स्त्रीलिंग हो गया तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, है ना। तो कर्तरी वाच्य में जो है क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार होता है। पहले मोहन खाता है लिखा हुआ था क्योंकि मोहन पुल्लिंग है इसलिए खाता है लिखा हुआ था। फिर मैं अगर सीता कर लूँ यहाँ पे मोहन की जगह, सीता फल खाता है नहीं होगा, खाती होगा क्योंकि स्त्रीलिंग है, ठीक। तो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया जो है अनुसरण करती है। ओके, थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है लिखा हुआ है भाई रोहन पुस्तकें खरीद रहा है ना। अब देखो पुस्तकें तो बहुवचन है लेकिन रोहन एक वचन है, यानी कि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की ही है ना। तो अगर मैं यहाँ रोहन की जगह बहुवचन कर दूँ, लड़के कर दूँ, बहुवचन हो गया लड़का और लड़के, है ना। लड़के पुस्तकें खरीद रहे हैं, वाक्य अगर ये होता लड़के पुस्तकें, हाँ पुस्तकें खरीद रहे हैं, है ना। अब मैंने रहे हैं क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि लड़के बहुवचन है, ठीक। पहले रोहन एक वचन में था इसलिए रहा है लिखा हुआ था, अब मैंने कर्ता को बहुवचन किया तो आपकी क्रिया भी बहुवचन की हो गई, है ना। तो कहने का मतलब कि भाई कर्ता का जो वचन है और जो लिंग है उसका प्रभाव भी क्रिया पर पड़ता है कर्तरी वाच्य में, ठीक। तो दोनों तरीके से हो गया आपका कि भाई आप ये भी देख लेंगे कि कर्तरी वाच्य है कि नहीं है। पता कैसे लग जाएगा? सीधा सीधा पता चल जाएगा, कर्ता के बाद कोई चिन्ह नहीं होगा। जिसको पता नहीं होता है कि कर्ता कौन है तो आप क्रिया से पूछ लेंगे कौन या किसने, जो उत्तर आएगा वो आपका कर्ता होगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कर्ता के बाद कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है,
और अगर लगता है तो केवल ने चिन्ह लगता है। तो यहाँ तो कोई चिन्ह नहीं होगा, और अगर लगा हुआ होगा तो केवल ने चिन्ह लगा हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति होती है तो समझ लेना वहाँ पर कर्तरीवाच्य है। ओके, आई होप आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात ये थी कि क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है, मैंने आपको बता ही दिया है ना। पुल्लिंग होगा कर्ता तो क्रिया भी पुल्लिंग के अनुसार लिखेंगे, स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया भी स्त्रीलिंग के अनुसार लिखेंगे। ओके, और एक बात और थी कि भाई कर्ता जो है, जिसका कर्ता का जो वचन है उसका अनुसरण भी क्रिया करती है, मतलब कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। यहाँ तक की बात स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, अब एक और बात लास्ट में लिखी है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। मैं इंक क्लियर कर लेता हूँ। देखो लास्ट में ये लिखा है कि इसमें जो है सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, देखो अच्छा, सकर्मक मतलब जहाँ कर्म हो, ऑब्जेक्ट होगा वाक्य में, और अकर्मक मतलब हो गया जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं हो। ठीक है, अब कर्म का पता कैसे लगाएंगे भाई, जैसे कर्ता का पता लगा लेते थे क्रिया से कौन या किसने पूछ के, उसी प्रकार अगर कर्म का पता लगाना है तो आप क्रिया से पूछ लो क्या या किसको। क्या या किसको का उत्तर आपका हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो भाई देखो मोहन फल खाता है, क्या खाता है, फल खाता है। तो यहाँ सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक है, भाई सकर्मक है ना, क्या का उत्तर आ रहा है इसमें, है ना, फल। तो फल क्या हो गया आपका, कर्म हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप लोगों को अगर पता लगाना हो कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है तो क्रिया से पूछेंगे क्या और किसको। अगर क्या का और किसको का उत्तर आता है तो भैया वहाँ पर समझ लेना सकर्मक क्रिया है, और अगर क्या और किसको का उत्तर नहीं आता है इट मीन्स वहाँ पर कर्म नहीं है, मतलब अकर्मक क्रिया है। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि सूर्य चमक रहा है ना, भाई क्या चमक रहा है, भाई ये क्या का उत्तर है, कौन चमक रहा है ना। तो क्या चमक रहा है मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है ना, सूर्य चमक रहा है। ठीक, तो क्या और किसको, कौन चमक रहा है, भाई सूर्य चमक रहा है, तो कौन का उत्तर हो गया आपका। ठीक, लेकिन क्या का उत्तर नहीं है ये। ओके, जैसे यहाँ लिखा हुआ रोहन पुस्तकें खरीद रहा है, भाई रोहन क्या खरीद रहा है, पुस्तकें खरीद रहा है, तो पुस्तकें क्या हो गया आपका, कर्म हो गया। राम ने निबंध लिखा, राम ने क्या लिखा, राम ने निबंध लिखा, क्या का उत्तर आ रहा है, तो निबंध जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने लिख लिया वह सो रहा है, वह सो रहा है। अब इससे पूछो भाई क्या और किसको, क्या उत्तर आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या सो रहा है प्रश्न, उत्तर आएगा क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, अब नहीं आ रहा मतलब यहाँ पर ये जो सोना क्रिया है वो अकर्मक है। तो क्लियर हो गया होगा, मतलब कर्ता में क्रिया जो है सकर्मक है कि अकर्मक है। हालांकि आपको क्रिया टॉपिक अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, क्रिया के बारे में जान रखा है, तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा आपको, वरना मैं जब कराऊंगा तब वापस आपको बताऊंगा। लेकिन हमारा क्योंकि वाच्य है इसलिए मैंने थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी देने की कोशिश की है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक, तो कर्ता का पता करना है तो क्रिया से पूछ लो कौन और किसको, और कर्म का पता करना है तो क्रिया से पूछ लो क्या और किसको। क्या और किसको का उत्तर आता है तो समझ लेना वहाँ पर सकर्मक क्रिया है, और नहीं आता है तो समझ लेना अकर्मक क्रिया है। यहाँ तक की बात स्पष्ट हो गई। तो हम लोगों को कर्तरीवाच्य पहचानने में दिक्कत नहीं होनी है ना, आराम से पहचान सकते हो। कैसे, फिर से बताते तो एट ग्लांस, जिससे पहचानना है कि कर्तरीवाच्य है कि नहीं। बाकी काम तो मैंने आपको एडिशनल जानकारी साथ में दे दी है कि भाई आप क्रॉस टैली करना चाहो तो, है ना। कैसे पहचानेंगे, कर्ता जो दे रखा होगा, आप जनरली कर्ता तो आप लोग पहचान लेते हैं, जो कर्ता होगा उसके बाद कोई विभक्ति नहीं लगी हुई होगी, और लगी हुई होगी तो केवल ने चिन्ह लगा होगा। विभक्ति नहीं लगने से मतलब हो गया उसके बाद कोई चिन्ह नहीं आया होगा, जो कारक चिन्ह होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। कोई चिन्ह ना हो तो कर्तरीवाच्य, और अगर चिन्ह हो तो भी केवल ने चिन्ह हो, वहाँ समझ लेना कर्तरीवाच्य होगा। ठीक है, बाकी क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार होता है, वो आप लोग समझ गए होंगे कि कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी आपकी एक वचन की होगी। कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, और कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग के अनुसार चलेगी, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार। स्पष्ट हो गया, आगे चलते हैं। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। ठीक है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, और क्रिया का लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार होता है। इसमें सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। सकर्मक का मतलब समझ गए ना कि भाई वाक्य में कर्म दिया हुआ होगा। अब कर्म दिया हुआ ही नहीं होगा तो वहाँ कर्मवाच्य होने से रहा, है ना।
तो कर्म होगा ही होगा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होगी। अगर कर्म होगा ही नहीं तो कर्मवाच्य कैसे होगा, है ना। तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे, सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में ही नहीं लिखा, मैंने लिख लिया, जो है आपको पता चल रहा है ना, एक मस्ट है कहने का मतलब, है ना। एक चीज़ तो स्पष्ट होगी कि इसमें जो है कर्म होगा ही होगा। अच्छा, अब इसमें क्या जो है कैसे पहचानेंगे कि भाई जो है यहाँ कर्मवाच्य है। तो पहली चीज़ तो हमने अभी देखा था कर्तरीवाच्य में क्या था, कर्ता के बाद कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ होता, या फिर लगता तो केवल ने चिन्ह होता। अब कर्मवाच्य की बात करें तो जो आपका कर्ता होगा उसके बाद के द्वारा या फिर से चिन्ह लगा हुआ होगा, ठीक है, या तो से चिन्ह होगा या फिर के द्वारा चिन्ह होगा। अगर ये चिन्ह है तो सीधा समझ लेना आपका जो वाक्य दे रखा है वो कर्मवाच्य का है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, सीधा सीधा सवाल। कर्ता के बाद में अगर के द्वारा लिखा हुआ है या फिर से लिखा हुआ है तो समझ लेना कर्मवाच्य है वहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, लिखा हुआ कर्म के साथ को उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद को चिन्ह लगा हुआ होता है ना। जनरली यहाँ को चिन्ह छुपा हुआ समझ लो एक तरह से, ठीक है। अब जैसे थोड़ा देख लेते हैं इसको, है ना, एग्जाम्पल देखते हैं। किसान के द्वारा फसल काटी गई, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ के द्वारा, और के द्वारा चिन्ह आते ही समझ गए होंगे, कर्ता के बाद अगर के द्वारा चिन्ह आता है तो कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, है ना। किसान के द्वारा फसल काटी जाती है ना, ओके। अच्छा, क्या काटा जाता है भैया, क्या काटी जाती है, तो फसल काटी जाती है, तो फसल आपका कर्म हो गया। तो मैंने आपको बताया था भाई इसमें सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होगा, मतलब इसमें कर्म अवश्य होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आगे लिखा हुआ है पत्र भेजा गया, ठीक है। अब देखो पत्र भेजा गया कभी कभी निर्जीव होता दिखता है, हमको लग रहा है कि भाई यहाँ पे पत्र जो है करता है ना, लेकिन देखो प्रैक्टिकली देखो, पत्र भेज दिया गया, पत्र को भेज दिया गया। अब किसने भेजा ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, किसने भेजा नहीं लिखा हुआ, मतलब कर्ता जो है आपका ये पत्र नहीं है। क्या भेजा गया है, क्या भेज दिया गया, पत्र भेज दिया गया है, तो ये पत्र आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये कर्मवाच्य है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, कि भाई मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कर्ता महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये चीज़ है यहाँ पर कि पत्र भेजा गया, मतलब पत्र जो है कर्म जो है प्रधान है, ठीक है। पत्र किसने भेजा वो महत्वपूर्ण नहीं है। जनरली हम लोग कई बार ऐसा देख लेते ना, सेंटेंस देखा जो सबसे आगे है वो कर्ता हो गया, ऐसे करके हम लोग गलती कर लेंगे। अब आप लोग सोचेंगे भाई पत्र के बाद कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, सर ने कहा था कोई चिन्ह ना हो, या फिर अगर हो तो भी ने चिन्ह हो, तो वहाँ पर जो है कर्तरीवाच्य होता है, ठीक है। तो जब आपका निर्जीव कर्ता हो ना, ऐसी स्थिति हो जैसा अभी सेंटेंस दिया हो ना, पत्र भेज दिया गया, तब आप लोग ध्यान देंगे कि भाई यहाँ पर देखो एक तो को चिन्ह छुपा हुआ है एक तरह से, देखो पत्र को भेज दिया गया, है ना, तो को चिन्ह लगने पर जो है एकदम सेंस दे रहा है पूरा, पत्र को भेज दिया गया। और अगर हम लोग इस क्रिया से प्रश्न भी पूछेंगे क्या भेज दिया गया, तो पत्र भेज दिया गया, तो क्या और किसको का उत्तर जो है आपका कर्ता होता है, ठीक है। क्या भेज दिया गया और क्या का उत्तर जनरली आपकी नॉन लिविंग थिंग ही होती है, ठीक है। तो अगर लगे ना कि भाई ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकली ये ऑब्जेक्ट है आपका। निर्जीव कर्ता समझ लो, और निर्जीव कर्ता समझ लो तो समझ गए होंगे, तो ऑब्जेक्ट ही यही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट होगा तो या तो को चिन्ह छुपा हुआ होगा उसमें, किसको भेज दिया गया, भाई नहीं, पत्र भेज दिया गया, पत्र को भेज दिया गया, भाई आपका को चिन्ह छुपा हुआ है। फिर भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप क्रिया से पूछ लो, क्या भेज दिया गया है, पत्र भेज दिया गया है, ठीक है। और क्या का उत्तर क्या होता है, कर्म होता है। तो ये आपका कर्मवाच्य है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। आगे देखो लिखा हुआ है राम से दूध पिया जाता है। अब देखो से चिन्ह आया हुआ है, तो मैंने कहा था भाई या तो के द्वारा आ जाएगा या फिर से चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। और साथ में देखोगे कि वहाँ पर कर्म है कि नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि से चिन्ह वाले वाक्य भाववाच्य में भी आते हैं। फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सर ने तो कहा था से चिन्ह हो या के द्वारा हो तो कर्मवाच्य है, लेकिन दोनों चीज़ें टैली करेंगे। कर्म है कि नहीं वो भी देखो, भाई क्या पिया जाता है, दूध पिया जाता है, तो ये कर्मवाच्य हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हुआ ना इसमें।
ठीक, मतलब ये है कि भाववाची में ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्रियाएं अकर्मक होती है, और कर्मवाची में क्रियाएं सकर्मक होती है। तो आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि भाई कर्ता के द्वारा के द्वारा लगा हुआ हो या फिर से चिन्ह लगा हुआ होगा तो कर्मवाची है। साथ में दूसरी चीज़ भी टैली कर लेंगे, क्या कि भाई कर्म दिया हुआ है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि भाववाची में कर्म नहीं होता। तो भाई आपने से या के द्वारा लिख जो है देख कर तुरंत ही माइंड सेटअप कर लिया कि भाई इसमें तो कर्मवाची है। एक बार कर्म है कि नहीं वो भी चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि कर्मवाची में कर्म अवश्य होगा, सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, और जो भाववाची होगा वहाँ पर जो है कर्म नहीं होगा, अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ देखेंगे, एक के द्वारा या से चिन्ह है कि नहीं है, दूसरा जो है आपका उसमें कर्म दिया हुआ है या नहीं है। कर्म की जानकारी भी ले लेंगे, और कर्म को जानने के लिए आप जो है क्या और किसको प्रश्न पूछेंगे, किससे? क्रिया से पूछेंगे भाई, सीधी बात है। अगर क्या और किसको का उत्तर आ रहा है तो आपका कर्मवाच्य है। ओके, या फिर को चिन्ह छुपा हुआ, को चिन्ह भी कर्म का ही तो होता है ना। पत्र को भेज दिया गया, अब किसने भेजा वो महत्वपूर्ण नहीं, करता नहीं है इसमें, लेकिन कर्म अवश्य होगा। क्लियर? ओके, आगे देखो, नौकर को बुलाया गया। अब इसमें देखो को चिन्ह आया हुआ है भाई, और को चिन्ह किसका होता है? कर्म का होता है। नौकर को बुलाया गया है ना, इसमें भी कर्म प्रधान है। अब किसने बुलाया वो महत्वपूर्ण नहीं है इसमें, है ना। अब ऐसा थोड़ी होगा भाई राम ने नौकर को बुलाया, अब कर्ता महत्वपूर्ण नहीं है, नौकर को बुलाया गया वो महत्वपूर्ण है। तो को चिन्ह किसका होता है? कर्म का होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया भाई ये ऑब्जेक्टिव है ना। किसको बुलाया गया भाई, क्या और किसको के उत्तर क्या होते हैं? कर्म होते हैं। अब क्योंकि इसमें कर्म आया हुआ है तो भैया ये आपका कर्मवाची है। नौकर को बुलाया जाए, सॉरी जाए लिखा हुआ था, मैं बुलाया गया बोल रहा था, लेकिन वो भी ठीक ही था। ठीक, नौकर को बुलाया जाए। ठीक, तो यहाँ पर जो है नौकर के बाद को चिन्ह आया हुआ है, ये आपका कर्मवाची है। ठीक है, क्योंकि कर्म का चिन्ह क्या होता है? को होता है, करता नहीं कर्म को। ओके, वापस देख लेते हैं फटाफट। देखो, जहाँ कर्मवाची होगा क्या होगा वहाँ पे? सबसे पहली चीज़, कर्ता के बाद के द्वारा या फिर से चिन्ह लगा हुआ होगा, दोनों में से एक चीज़। तो के द्वारा या से चिन्ह लगा हुआ हो तो आपके दिमाग में दो चीज़ आएगी, एक या तो कर्मवाची होगा या फिर भाववाची होगा। कर्तरीवाच्य तो नहीं होगा ना, क्योंकि कर्तरीवाच्य में तो कर्ता के बाद कोई चिन्ह होता ही नहीं है, और होता है तो केवल नहीं होता है। ठीक, तो के द्वारा या से चिन्ह देखने के बाद आपके दिमाग में दो चीज़ें आएगी, या तो कर्मवाच्य होगा या फिर भाववाच्य होगा। अब डिसाइड कैसे करेंगे कि भाई कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है? तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भाई क्रिया से पूछोगे क्या या किसको। अगर क्या या किसको का उत्तर आता है तो इसका मतलब क्रिया में ऑब्जेक्ट, क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। और अगर वाक्य में कर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट है तो समझ लेना कर्मवाच्य है, क्योंकि कर्मवाच्य में ऑब्जेक्ट तो होना कंपलसरी है। क्रियाएं सकर्मक होती है, कर्म होगा तभी तो कर्मवाच्य में बदलोगे, जब कर्म ही नहीं है तो कैसे बदलोगे? तो जो कर्मवाच्य होगा उसमें कर्म अवश्य दिया हुआ होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट अवश्य दिया हुआ होगा। तो दोनों चीज़ें पता चल गई। वापस बोल देता हूँ, कर्ता के साथ के द्वारा या से चिन्ह लगा हुआ होगा, जरूर होगा। ठीक है, के द्वारा या से चिन्ह होगा। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, वाक्य में कर्म जरूर दिया हुआ होगा। ध्यान रखेंगे, ये कर्म दिया हुआ होगा और ये कंपलसरी है, जरूर होगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कर्मवाच्य के बिना, कर्म के बिना कर्मवाच्य में कैसे बदलोगे? तो कर्म अवश्य होगा। और अगर कर्ता निर्जीव हो, यानी कि अगर आपको लगे कि भाई यहाँ कर्ता है, तो वो जनरली वो कर्म ही होता है। आप क्या या किसको पूछ के वेरीफाई कर लेंगे, जैसे मैंने उत्तर बताया था आपको, पत्र भेज दिया गया। ठीक है, ओके, तो आपको ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, कर्मवाच्य और भाववाच्य का एनालिसिस। अब जिसको कर्मवाच्य समझ में आ गया होगा उसको भाववाच्य डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से कर सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। कर्ता के बाद अगर कोई चिन्ह नहीं हो और या फिर ने चिन्ह हो, कर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य में क्रिया, और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार चलेगी, यानी कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, और उसके जो लिंग है वो भी कर्ता के अनुसार ही होगा। कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, पुल्लिंग के अनुसार चलेगी। कहने का मतलब स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार। ये तो होगी कर्तरीवाच्य की बात। कर्मवाच्य की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, कर्ता के साथ के द्वारा या फिर से चिन्ह लगा हुआ होगा
और दूसरी चीज़ क्या होगी, जो आपका निर्जीव कर्ता हो तो उसके बाद को चिन्ह लगा के देखेंगे, को चिन्ह फिट बैठेगा। अगर वो भी इतना पता चले तो आप क्रिया से क्या और किसको बोलेंगे। ठीक, के द्वारा या से लगे होने के साथ साथ आपको ये भी पता करना है कि वाक्य में कर्म दिया हुआ है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, क्रिया से क्या और किसको प्रश्न पूछोगे, है ना, तो आपका जो उत्तर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर उत्तर आता है तो क्रिया सकर्मक है और सकर्मक होगी तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग हो रखा है। ओके, चल लेते हैं आगे भाववाच्य में। अब इतनी बार स्पष्ट हो गई है तो भाववाच्य भी आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी हद तक। चलते हैं आगे। भाववाच्य अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है ना, भाव की, है ना, उसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है। भाववाच्य में क्रिया जो है मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, अकर्मक का ही प्रयोग होता है। बात समझ गए। कर्तरीवाच्य जो था हमने सबसे पहले पढ़ा, कर्तरीवाच्य में क्या था, क्रिया जो है आपकी सकर्मक भी हो सकती थी और अकर्मक भी हो सकती थी। अब कर्मवाच्य की बात करें तो आपकी क्रिया जो है सकर्मक ही होती है, उसमें मैंने बता दिया था, क्योंकि कर्म होगा ही नहीं तो भाई कर्मवाच्य में कैसे बदलोगे, है ना। और तीसरी बात है भाववाच्य की, इसमें हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों के। तो एक प्रश्न आपके इस तरीके से भी बन सकता है, कर्तरीवाच्य में किस तरह की क्रियाओं का प्रयोग होता है, सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक या अकर्मक दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया कर्तरीवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। दूसरी बात, कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। तीसरी बात, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों के, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, मैंने फिर से बता दिया आपको, फिर बोल रहा हूँ मैं, ठीक, कि कर्मवाच्य डिसाइड करोगे कैसे, कर्ता के साथ से या के द्वारा चिन्ह होगा, साथ साथ में आप क्रिया से प्रश्न पूछ लेना क्या और किसको। अगर उत्तर आता है मतलब कर्म है तो वहाँ आपका कर्मवाच्य ही होगा। अब क्यों कह रहा हूँ ऐसा, तो देखो यहाँ लिखा हुआ कर्ता के साथ से चिन्ह होता है भाववाच्य में। अब ये चीज़ हमने कर्मवाच्य में भी सुन पढ़ी थी, है ना, कि भाई से चिन्ह भी हो सकता है या फिर के द्वारा भी हो सकता है, ठीक। लेकिन हमको पता है ना इसमें क्रिया अकर्मक होती है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कर्म जो है इसमें नहीं होता है, किसमें, भाववाच्य में। अधिकांश सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस देते हैं, असमर्थता सूचक ज़्यादातर, है ना। और अगर कोई ऐसा आ जाए पॉजिटिव सेंस में से चिन्ह लगा हुआ हो तो वहाँ पर आप जो है डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर लेना कि भाई यहाँ पे भाववाच्य ही होगा, लेकिन आप साथ में चेक कर लेना कि उसमें कर्म दिया हुआ है कि नहीं है, अकर्मक होगी ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, जैसे लिखा हुआ मोहन से टहला भी नहीं जाता, देखो भाई से चिन्ह आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अब टहलना क्रिया है, ठीक। अब क्या यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, क्या टहला नहीं जाता, किसको टहला नहीं जाता, कोई उत्तर नहीं आया क्या और किसको पूछने से, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म नहीं आया हुआ है, और कर्म नहीं है तो हमारी बात दोनों स्पष्ट हो गई कि भाई कर्ता के बाद से चिन्ह भी लगा हुआ आ गया और इसमें कर्म भी नहीं है, मतलब अकर्मक क्रिया है। तो हम स्पष्ट हो गए यहाँ पर कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है, ठीक। तो आप लोग इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो फिर से देखो, कर्ता के बाद मुझसे से चिन्ह आया हुआ है, ओके, मुझसे उठा नहीं जाता। अब भाई क्या उठा नहीं जाता, किसको उठा नहीं जाता, ये आपका जो है दोनों प्रश्न पूछने पर क्रिया से कोई उत्तर नहीं आया, मतलब क्रिया जो है आपकी यहाँ पे फिर से कैसी है, अकर्मक है। और अकर्मक क्रिया जो है किस में होती है, भाववाच्य में, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे तो आप लोग डायरेक्टली डिसाइड कर लेते, है ना, कि भाई अकर्मक क्रिया होगी तो हम सीधा भाववाच्य करेंगे, डायरेक्टली मत करना, क्योंकि कर्तरीवाच्य जो होता है उसमें सकर्मक क्रिया भी होती है और अकर्मक भी होती है कर्तरीवाच्य में। तो आपने अकर्मक तो कर ली लेकिन चेक नहीं किया कहीं कर्तरीवाच्य तो नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना वहाँ पे, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ देखेंगे कि भाई यहाँ पे से चिन्ह है, ओके, तो से चिन्ह से तो डाउट होता है ना कि भाई से तो कर्मवाच्य में भी था, तो साथ में देखेंगे यहाँ कर्म है कि नहीं। अगर कर्म नहीं है तो भाई अपनी भाववाच्य, और कर्म है तो फिर कर्मवाच्य, है ना, दोनों चीज़। तो वापस जो है फटाफट मैं आपको एक
वाइट विंडो ले लेता हूँ और आपको फटाफट रिवीजन करवा लेता हूँ। पहली चीज़, कर्तरी वाच्य को कैसे पहचानेंगे। ओके, तो कर्तरी वाच्य में कर्ता के बाद या तो कोई चिन्ह नहीं लगा होगा, मतलब विभक्ति रहित होगा। ओके, कर्ता विभक्ति रहित होगा, या फिर अगर चिन्ह लगा हुआ होगा तो केवल ने चिन्ह लगा हुआ होगा। ठीक, क्लियर हो गया। हाँ, क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। किसमें? कर्तरी वाच्य में। दूसरी बात कर लेते हैं, कर्म वाच्य में क्या होता है। कर्म वाच्य में कर्ता के बाद, कर्ता प्लस लिख लेता हूँ, कर्ता के बाद से या फिर के द्वारा चिन्ह लगा हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा नीचे चल लेता हूँ, कंपेयर करते हैं हम लोग। भाववाच्य की बात करें, भाववाच्य में भी कर्ता के बाद से चिन्ह लगा हुआ होगा। ओके, अब थोड़ा एनालिसिस कर रहे थे दोनों में अंतर क्या है। कर्मवाच्य जहाँ होगा वहाँ सकर्मक क्रिया ही होती है, सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग ही होता है, ध्यान रखेंगे। मतलब वहाँ कर्म जरूर दिया हुआ होगा जो कर्मवाच्य में होगा। तो दो चीज़ें होगी कर्मवाच्य में, एक तो कर्ता के बाद से या के द्वारा चिन्ह लगा होगा और दूसरा क्रिया जो है वो सकर्मक होगी। अब सकर्मक है कि नहीं है वो तो मैंने आपको बता दिया है, आप क्रिया से पूछ लेंगे क्या और किसको। अगर उत्तर आता है तो क्रिया सकर्मक है और आपका वाच्य जो है कर्मवाच्य होगा। क्लियर हो गया। तीसरी बात कर लेते हैं, भाववाच्य में कर्ता के बाद से चिन्ह आता है लेकिन अकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया है कि नहीं पता कैसे चल जाएगा, अभी बताया था ऊपर वाले में कि भाई क्या और किसको पूछ लो, अगर कोई उत्तर नहीं आता है तो क्रिया जो है आपकी अकर्मक है। तो कर्ता के बाद से चिन्ह हो और क्रिया अगर अकर्मक हो तो वहाँ पर भाववाच्य होगा। स्पष्ट हो गया। वापस फटाफट बोलो, देखो, कर्ता के बाद कर्ता विभक्ति रहित होता है और विभक्ति आती है तो केवल ने चिन्ह लगा हुआ आएगा। क्लियर हो गया। तो विभक्ति ना हो और ने चिन्ह लगा हो तो समझ लेना कर्तरी वाच्य है। ओके, इसके साथ जो क्रिया आती है वो सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। कर्म वाच्य की बात करें, कर्ता के बाद से या के द्वारा चिन्ह लगा होगा, क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। ठीक, सकर्मक मतलब क्रिया जो है ऑब्जेक्ट लेगी अपने साथ में, यानी कि सेंटेंस में कर्म दिया हुआ होगा। कर्म है कि नहीं है पता कैसे लगाएंगे, क्या और किसको पूछेंगे, अगर उत्तर आ रहा है आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ओके, ऐसे कैसे भाववाच्य की बात करें, कर्ता के बाद से चिन्ह लगा हुआ होगा, क्रिया अकर्मक ही होगी। क्रिया अकर्मक है या नहीं है वो क्या और किसको पूछने से पता चल जाएगा। ठीक है, क्या और किसको का उत्तर आता है तो सकर्मक और नहीं आता है तो अकर्मक। तो अगर क्या और किसको का उत्तर नहीं आता है मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो भाववाच्य है। यहाँ तक की बात स्पष्ट होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगली क्लास में जानेंगे कि वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग कर्तरी वाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है या कर्मवाच्य से कर्तरी वाच्य में या फिर भाववाच्य में बदलना है ना, कर्तरी वाच्य से भाववाच्य में बदलना, ये सब जो है हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।